नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अंतिम चरण का चुनाव आ गया, यानी चुनाव लगभग खत्म हो गया भारत में। 4 जून को देश में नई सरकार आ जाएगी। 4 जून को लोकतंत्र फिर मजबूत होगा भारत का और एक नए प्रधानमंत्री सामने आएंगे। कुछ दिनों बाद भी आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फिर पूर्ण बहुमत में आ गई तो मोदी जी का चेहरा सामने है। लेकिन इस चुनाव में मोदी जी बहुत गड़बड़ाए, हड़बड़ाए, बहुत निचले स्तर तक आए। कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 2014 और 19 में जिस ग्लैमर के साथ वो आए थे, वो ग्लैमर इस बार दिखाई नहीं दिया। वो परेशान दिखाई दिए। वो इंडिया गठबंधन की पिच पर जाकर खेलते हुए नजर आए, जबकि उससे पहले पिच हमेशा उनकी होती थी और सब कुछ हुआ। वो उनकी जिंदगी में 10 सालों में ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोबाइल जलाओ, गोबर लगाओ, उसके बाद से लेके मुजरा और भैंस खोल के ले जाएंगे, सारा मिश्रण हो गया 10 सालों में। इस चुनाव में तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन मोटा मोटा सरकार आ किसकी रही है? ये चुनाव 2024 का चुनाव इतिहास के पन्नों में किन किन बातों के लिए याद रखा जाएगा? कहां कहां चूक हुई लोकतंत्र, कहां कहां लज्जित हुआ, पराजित हुआ, एक लंबी बहस हो सकती है। लेकिन कौन सी पार्टी ने कहां चौवा लगाया, कहां छक्का लगाया, संघ कहां खड़ा रहा और संघ और भाजपा के बीच में क्या खेल पकता रहा? इस बात को अगर समझना है तो फिर महाराष्ट्र चलना पड़ेगा। संघ का मुख्यालय नागपुर में, तो फिर नागपुर के पत्रकार के पास चलना पड़ेगा जिनका नाम राजीव रंजन सिंह है। एक अंतरराष्ट्रीय बड़ी मैगजीन में काम करते हैं और पॉलिटिक्स का समझ बहुत है। वो अकेले पत्रकार हैं जिनको बिजनेस की भी उतनी संबंध है, बिजनेस रिपोर्टिंग करते रहे हैं बहुत लंबे समय तक, और पॉलिटिकल खबरें की भी बहुत समझ है। चलते हैं सीधे। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। कई दिन हो गए हैं आपसे बातचीत नहीं हुई, तो मजा नहीं आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा बातचीत की जाए। 2024 का चुनाव लगभग समाप्त हो गया, एक ही चरण बचा है। उस एक चरण से पहले निरी गाथाएं लिखी जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको, 2024 का चुनाव मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है? देखिए, 2024 का चुनाव, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, किस किस स्तर पे आके उन्होंने भाषण दिए हैं और उनके भाषण का स्तर किस हद तक गिरा है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दूसरा, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, ये किस स्तर तक गिर सकते हैं, इसके लिए भी इतिहास के पन्नों में ये दर्ज रहेगा। आप इस बात को समझिए। देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें एक होलिस्टिक व्यू में, मतलब बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है पिछले 10 साल। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से भारत में आज तक इतना बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल नहीं हुआ जो पिछले 10 सालों में। और वो पॉलिटिकल स्कैंडल क्या था? वो पॉलिटिकल स्कैंडल ये था कि एक साधारण मामूली इंसान को अति असाधारण करके, एक्सेप्शनली जीनियस करके, महामानव बना के 10 साल तक हमको परोसा गया, 10 साल तक हमको दिखाया गया और दर्शाया गया। और ये इस तरीके से परिवर्तित, मतलब इसके इस पूरे दुष्चक्र में पूरा देश ऐसा फंसा कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, वो जैसे बच्चे नहीं है जो स्पाइडरमैन, सुपरमैन, शक्तिमान, इस टाइप के कैरेक्टर में विश्वास करते हैं, उसी तरीके से बहुत बड़ा एक एडल्ट पॉपुलेशन भी है जो एक महामानव में विश्वास करने लगा कि ये आदमी तो वॉर भी रुकवा सकता है, रशिया और यूक्रेन की। ये आदमी इंडिया को विश्व गुरु बना सकता है। ये आदमी जो है, ये भारत को जो है रसातल से खींच के ये विकसित G7 देश के श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं। देखिए, ये एक तरीके से इनको किंवदंती बनाया गया। एक तरीके से इनके इर्द गिर्द जो है ऐसी रचना की गई कि हमें लगने लगा कि बहुत ही असाधारण व्यक्ति जो है वो देश पे शासन कर रहा है। और दुख की बात यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में ये गढ़ा गया, वो व्यक्ति भी अब ये विश्वास करने लगा है कि वो असाधारण है, और वो मानने लगा है कि वो ऊपर से अवतरित हुआ है। बायोलॉजिकल जो है वो प्रोसेस इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं रहा है। इसी को मिथोमैनिया कहते हैं कि आप अपने ही झूठ में विश्वास करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। पर यह समझने की जरूरत है कि ये प्रोसेस हुआ कैसे। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि हमेशा याद रखें, हर चीज के गर्भ में, हर चीज के केंद्र में अर्थ होता है, पैसा। पैसा, ठीक है।
हर चीज का जो केंद्र है वो अर्थ से चलता है, ठीक है। और इसीलिए अर्थ सत्य जो है, जो अर्थ का सत्य है, वही पॉलिटिकल सत्य। तो पिछले 10 सालों में क्या हुआ? पिछले 10 सालों में यह हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कॉरपोरेट लॉबी का सबसे बड़ा पक्षधर था, उसको सत्ता के केंद्र में बिठाया गया। और वो सत्ता के केंद्र में बैठने के बाद में उसने इस कॉरपोरेट लॉबी के पक्ष में नियम कानून बनाने शुरू किए। और इसके बदले में कॉरपोरेट लॉबी से उसने ये मांगा कि आप दिन रात जो है मेरी स्तुति करने का कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो कईयों ने बाइंग किया, एडवर्टीजमेंट के थ्रू मीडिया बाइंग की, और कईयों ने तो मीडिया को ही बाय कर लिया। अपने दोस्त को जो है मतलब उनके एहसानों को जो है चुकता करने के लिए उन्होंने मीडिया की बाइंग कर डाली। इसमें यह हुआ कि मीडिया को कुछ कॉरपोरेट हाउसेस सिर्फ शौकिया तौर पे इसलिए चला रहे हैं क्योंकि वो सत्ता के केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति को स्तुति, उसकी चरण वंदना करते रहे, और उसके बदले में वो व्यक्ति जो है वो इनके पूरे के पूरे जो दूसरे बिजनेसेस है उसको फैलाने में इनकी मदद करे। ये इंडिया के 10 साल के पॉलिटिकल हिस्ट्री का सच्चाई है। अब आप बोलोगे कि मैं ये बोल रहा हूं, आप लोग कैसे मान लोगे? तो मैं आपको छोटे से 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, आपने रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुना, मुकेश अंबानी जी चला। इस साल FY24 में रिलायंस इंडस्ट्री पहली इंडिया की कंपनी ऐसी बनी है जिसका रेवेन्यू 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया, 10 लाख करोड़, और उसका प्री टैक्स प्रॉफिट 1 लाख करोड़ क्रॉस किया। अब ये 10 लाख करोड़ क्या होते हैं ये समझने के लिए आप ये समझिए कि भारत का पूरा डिफेंस बजट जो है, रक्षा का बजट, वो है 6.21 लाख करोड़। भारत का जो हेल्थ बजट है वो है 98,000 करोड़। भारत का जो एजुकेशन बजट है वो है 74,000 करोड़। और भारत का जो रेलवे बजट है वो है 2.52 लाख करोड़। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा होता है रिलायंस इंडस्ट्री के टोटल टर्नओवर से। तो कहां भारत का रक्षा का बजट, भारत का हेल्थ का बजट, भारत का एजुकेशन का बजट, भारत के रेलवे का बजट, और कहां सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरा एग्जांपल, और यहां तक कि अगर आप स्टेट भी देखें तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा स्टेट है बजट के उसमें। महाराष्ट्र का बजट, बिहार का बजट यदि आप ऐड कर देंगे और गुजरात का, तो शायद जाके जो है ये रिलायंस इंडस्ट्री के टर्नओवर के बराबर आए। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, अदानी इंडस्ट्री, अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप हुआ करता था कंपनी। वो 1.5 लाख करोड़ जो है 20 लाख करोड़ पहुंच गया था 2022 जनवरी में, ठीक है। अब आप समझ लीजिए 1.5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ कितनी बड़ी छलांग है। आई मीन 13-14 गुना बढ़ गया। और अदानी जी को किस किस तरीके से उपकृत किया गया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये जग जाहिर है। आप एक मूलतः बात समझ लीजिए, ये 2 ग्रुप तो छोड़ दीजिए, पूरा इंडिया का कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको बताता हूं, जो NSE 500 कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, NSE 500 कंपनीज जो इंडिया की सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं, ये इंडिया के टोटल स्टॉक मार्केट के कैपिटलाइजेशन का 92% रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यही 500 कंपनीज समझ लीजिए मोटा मोटी इंडिया का स्टॉक मार्केट। ये 500 कंपनीज का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, वो FY20 में यानी मार्च 2020 में था 5 लाख करोड़ के आसपास, और सिर्फ 3 साल में यानी मार्च 2023 में ये पहुंच गया 11,10,000 करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा। तो पिछले 3-4-5 साल में मोदी जी ने सिर्फ भारत के कुछ टॉप लोगों को एकदम टॉप पे पहुंचा, और बाकी जो लोग हैं वो हाशिए पे चले पूरी तरीके से। तो जो अब आपने सवाल पूछा कि इस चुनाव को कैसे याद रखा जाएगा, तो संजय जी ये चुनाव जो है, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि ये चुनाव हो रहा है कि क्या देश को मोदी चाहिए या मोदी नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने भी इस चुनाव को ऐसी बना दिया कि इस देश को क्या नरेंद्र मोदी, ये देश नरेंद्र मोदी को एक 3rd टर्म देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं हर जगह। तो जिताएंगे भी तो वही जिताएंगे और हराएंगे भी तो उन्हीं के कारण हारने के टाइम पे ये बात नहीं होगी कि लोकल MP की एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि अगर ये लोकल MPs के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी तो आपने इनको टिकट ही क्यों दिया?
क्यों नहीं इनके टिकट काटे? आपने तो 100 से ऊपर लोग के टिकट काटे, बाकियों के भी काट देते जिनके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ये सब फालतू की बात। तो ये समझने वाली बात है कि ये चुनाव जो है ये मोदी बनाम जनता का चुनाव, और बनाम जनता इसलिए हो गया है क्योंकि जनता ये देख रही है कि 65% जनता फ्री अनाज इस देश में जो है मतलब उनको दिया जा रहा है, क्योंकि वो अपने जीवन यापन तक के लिए जो है पैसा अर्जन नहीं कर पा रही, अर्जित नहीं कर पा रही। और वहीं मैंने आपको बताया 500 कंपनीज कैसे 5 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ के ऊपर में इनका नेट प्रॉफिट पहुंचा है, टर्नओवर भी नहीं बोल रहा हूं। तो आप ये समझिए कि अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए और मध्यम दर्जा सिकुड़ गया। यही है पिछले 10 साल के भारत के समाज का तानाबाना। जी संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यही तस्वीर है। और प्रधानमंत्री ने पूछा भी गया कि आपको लगता है कि देश में अमीर अमीर होता चला गया, गरीब हो रहा? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तो आप क्या चाहते हो, सब अमीर सब गरीब हो जाएं? यानी कि अमीर अगर अमीर होगा तो आपको क्या समस्या है? बात भी सही है इनकी। देखिए प्रधानमंत्री ये तंज है, ये लोगों की गरीबी पे तंज है। ये देखिए लोगों ने इनको चुन के दिया ये सोच के कि ये सुपरमैन है, या इनके पास में हर तरीके का जवाब है, किंतु इन्होंने अपने जवाब से अपने आप को बौना साबित कर दिया, अपने आप को छोटा साबित कर दिया। इन्होंने ये साबित कर दिया कि इनके पास में जवाब नहीं है बहुसंख्यक जनता के प्रॉब्लम्स का। और ये इस बात को भी इंगित करता है कि ये व्यक्ति कितना गैर जिम्मेदार है कि जब इससे सीधा सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आर्थिक खाई क्यों बढ़ रही है, तो आप उस चीज को डिफाइन करने के या अपनी पॉलिसी में कहां आपकी खामियां रहेगी उसको स्वीकृत उसको मानने के बदले आपने लोगों पे तंज कस दिया कि क्या मैं अमीरों को भी गरीब बना दूं। भाई साहब ये नकारात्मक मानसिकता शो करती है आपकी, प्रधानमंत्री की ये नकारात्मक मानसिकता शो करती है। यदि वो ये कहते कि हाँ कुछ लोग आगे बढ़े हैं और मैं ये सोचूंगा थर्ड टर्म में कि बाकी लोगों को जो हाशिए पे चले गए हैं उनको मैं कैसे ऊपर जो है ऊपर की दिशा में लेके जाऊं, तब तो समझ में आता कि ये सकारात्मक सोच से इस देश को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। परंतु आज जो नरेंद्र मोदी की मानसिक स्थिति है ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मक है, और ऐसे नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को शीर्ष पद पे यदि हम बैठाएं तो यह हमारी गलती, हमारी कमी है। बनारस में चुनाव होने वाले हैं, मैं बनारस के लोगों से अपील करना चाहता हूं जो भी 4 PM देखते हैं कि आप कृपया करके पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड देखिए। आप थोड़ी देर के लिए हिंदू मुसलमान भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए धर्म भूल जाइए, और सिर्फ आप ये सोचिए कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। बस इस सवाल को केंद्र में रख के आप वोट दीजिए। आप धर्म भूलिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा हर चीज के केंद्र में धर्म नहीं होता, अर्थ होता है। यदि आपका पेट भरा रहता है, पैसे रहते, तब आप धर्म की बात करते हो। पेट ही खाली रहेगा, जेब में पैसे नहीं रहेंगे, तो आप धर्म के बारे में क्या बात करोगे। इसीलिए मंदिर चंदा मांगते हैं, इसीलिए बड़े बड़े धार्मिक संस्थान भी चंदा मांगते हैं। सबको पैसे की जरूरत, आपको भी पैसे की जरूरत। तो आप ये सोचिए कि आपकी आर्थिक स्थिति को क्या सुधारा गया है पिछले 10 सालों में। यदि सुधारा गया तो अवश्य वोट कीजिए, यदि नहीं सुधारा गया है तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। जी संजय जी, जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की थी, शायद एक कविता थी कि गोली खा के एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला अल्लाह, तीसरे के मुंह से निकला यीशु, चौथे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। तो वो जो है भूखे पेट ना हो तो भजन गोपाला, कहा भी आता है कि जब भूखे पेट होते हैं आपको भजन अच्छे नहीं लगते हैं। आप कितनी मंदिर की बात करते रहे, मंदिर हमने बनवा दिया, हमने काशी का कॉरिडोर बना दिया, लेकिन असली चीज तो वो है ना जो 80 करोड़ आप जनता को दे रहे हैं। मतलब उसको 80 करोड़ की जनता को राशन दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जिंदगी जीने का जरिया नहीं है, और अमीर होते जा रहे हैं। मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, तंज कसने वाली बात है। और आपके तंज में मुझे वो शायर लुधियानवी के वो कई आज वो याद आ गया, शायद उन्हीं का था वो गाना, एक शाहजहां ने बनवा के हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। तो ताजमहल के लिए भी क्या हो सकता है कि एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। तो एक शहंशाह वो अगले यादव के साथ में फूलपुर जा रहा था,
तो अखिलेश यादव ने मुझसे कहा कि वो हमें शहजादा कहते हैं लेकिन वो तो खुद शहंशाह हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, शहंशाह है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने कहते रहे मोदी जी पे कि कपड़े इतनी बार बदलते हैं, इतनी बार करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, वो रहते हैं उसी स्टाइल में। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, मोर को दाना खिलाएंगे, कपड़े बदलेंगे, अपने टेंशन में रहेंगे, वो लगता है ना आपको? देखिए, आप देखिए, मुझे कई आरएसएस के लोगों ने भी कहा, आप अगर आरएसएस के लोगों से मिलेंगे, आप देखेंगे कि वो बहुत ही, उनका जीवन यापन जो है ना, बहुत ही सरल तरीके से होता। मोदी जी को किसी भी तरीके से देख के आपको लगता है कि आरएसएस के प्रचारक कभी रहे होंगे? आई मीन, जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो अपने अपने व्यक्तित्व को लेके चलते हैं, वो कहीं से भी नहीं बताता कि ये व्यक्ति कभी प्रचारक रहा होगा आरएसएस। किंतु उनके बारे में अनेकों कथाएं मतलब सुनने को मिलती है, गाथाएं सुनने को मिलती हैं, किंवदंती हो गए वो तो अभी अपने आप को खुद ही जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाले वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आध्यात्म और अपने आप को आप स्पिरिचुअल गुरु के रूप में भी स्टैब्लिश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा आप एक चीज समझ लीजिए संजय जी, ये जो पिछले 10 साल में जो हुआ है, ये भारत में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जो कभी हमने नहीं देखा। इस देश ने जवाहरलाल नेहरू जैसा इंटेलेक्चुअल प्रधानमंत्री देखा है, जिसने जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी मतलब रोचक और ऐसी बेहतरीन किताबें लिखा है। इस देश ने इंदिरा गांधी जैसे डेयरिंग प्रधानमंत्री को देखा है, हिम्मत वाली औरत को देखा है, जिसने अपने दुश्मन के 2 फाड़ कर डाले। ठीक है, इस देश ने देखा है मनमोहन सिंह जैसे टेक्नोक्रेट को, जिसने इस देश को कंगाली की हालत से बाहर निकाला, सोना हम गिरवी रख रहे थे वहां से बाहर निकाल के खींच के लेके आया। और जैसे मैंने अपने पहले के आंसर्स में पूरे डाटा दिए थे, मैं डाटा मेरे पास में एग्जैक्ट इस टाइम में नहीं है, पर 2004 से लेके 2009 के बीच में जितनी तेजी से भारत का विकास हुआ है, उतनी तेजी से भारत का विकास इसके पहले कभी नहीं। ना केवल इकोनॉमी का बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर का भी और आम व्यक्ति का भी रोजगार 2004 से लेकर 2008-9 के बीच में बहुत ज्यादा थे। और अगर ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जीएफसी नहीं होता वेस्टर्न नेशंस में, तो यह हमारा देश और तेजी से बढ़ता। तो उस टाइम का जो विकास दर था वो आज तक हम छू नहीं पाए। तो इतने बड़े बड़े ऐसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह टाइप के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इनका नाम दब गया है नरेंद्र मोदी के नाम से। आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी का क्लेम टू फेम क्या है, क्या उन्होंने किया है? ना तो वो नेहरू जी जैसे इंटेलेक्चुअल हैं, ना वो इंदिरा गांधी जैसे डेयरिंगबाज हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने 2 फाड़ कर दिए थे, इनसे तो हमें कुछ दिखा नहीं। ठीक है, और ना इन्होंने गर्त से इस देश को बाहर निकाला है जैसे मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव ने निकाला था। तो भाई इनका क्लेम टू फेम है क्या? ये किस बात के लिए जो है लोग इनकी इतनी स्तुति और चरण वंदना करते हैं? इस चीज को जनता को समझने की जरूरत है। ये एक पूरा का पूरा परसेप्शन का गेम चल रहा है, पूरा का पूरा ब्रांड और इमेजिंग का गेम चल रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स को पक्ष में, कॉर्पोरेट सेक्टर के पक्ष में पॉलिसीज बना रहे हैं। और यही कॉर्पोरेट सेक्टर आज की डेट में सारे इंडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को ओन कर, और ये सारे मीडिया हाउसेस दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि नरेंद्र मोदी की इमेज को सुपर इमेज करके जो है आपके दिमाग पे इंपोज किया जाए। ठीक है, और यही चल रहा है। इसलिए हम लोग यानी बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानने लगे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जब नेहरू जी का देहांत हुआ था तो क्या लाल बहादुर शास्त्री जैसे विकल्प नहीं आए थे? जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था तो क्या इंदिरा गांधी जैसी विकल्प नहीं आई थी? तो विकल्प की कभी इस देश में कमी नहीं हुई, विकल्प हमेशा रहे हैं। किंतु यहां पर जो है ऐसा किया गया है कि आज हम सोचते तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया जाता है कि कोई विकल्प, जबकि विकल्प है। और यही इस देश के साथ में सबसे बड़ा राजनीतिक स्कैंडल जो है वो मीडिया कर रही है और बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रही है और कॉर्पोरेट लॉबी कर रही है। ये फाइट जो है एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का नहीं है, ये फाइट बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, ये फाइट है बीजेपी प्लस एनडीए प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर ऑफ इंडिया प्लस मीडिया, एंटायर मीडिया ऑफ इंडिया अगेंस्ट इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस अकेला है, जनता जनार्दन इसका साथ दे।
और जनता बनाम ये पूरे ये जो इविल एक्सेस है, इसके साथ में, ये एक्सेस ऑफ इविल के साथ में ये जनता का जो है फाइट हो रहा है। इंडिया अलायंस जो सिर्फ एक मुखौटा है। जी संजय। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैं ये देख रहा था, चुनाव में 48-72 घंटे बचे हैं, टीवी चैनलों पे आ रहा था कि कुछ मुसलमानों से बात कराई जा रही थी। तो वो मुसलमान कह रहे थे मोदी तो इतने बढ़िया हैं, 2 वक्त का राशन दिया, सबको समान मकान दिया, कोई हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया, देश का विकास कर दिया। जानबूझ के 1-1 घंटे के प्रोग्राम चलाए जा रहे थे, मुसलमानों के मुंह से ही करवाए जा रहे थे, जैसे मुसलमानों को इससे बेहतर नेता आज तक नहीं दिखा। किसको नहीं पता ये कि इस समय देश का मुसलमान क्या सोच रहा है। जब आप कह रहे हो कि संविधान में आरक्षण दे दोगे तो फिर वो तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, मुसलमान ये कर देंगे, उसके बाद में मुसलमानों के मुंह से टीवी चैनल कहलवा रहे हैं कि साहब मोदी जैसा तो कोई आदमी नहीं। क्या ये चैनल देश वालों को बेवकूफ समझते हैं कि समझ नहीं आ रहा होगा, या मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं कि तुम्हारी बातें सुन के मुसलमान वोट दे आएंगे मोदी को? भाई इस तरीके के मुसलमानों का परचम तो रूबिका लियाकत जी वैसे ही लहरा रही हैं, कई सालों से लहरा रही हैं। ठीक है, राहुल गांधी तो ये रूबिका लियाकत हो गई, या आप वैसे भी देख ले, मुसलमान छोड़िए, आप ये देखिए अर्नब गोस्वामी, आपके ये क्या नाम है वो गुल्लू जी, उनका क्या असली नाम है मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद में आपकी अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, और इन सभी के सरदार गोदी मीडिया के जो बॉस है, बॉस आज की डेट में जो गोदी मीडिया के बॉस है वो है रजत शर्मा। ये सबके बॉस है। ठीक है, तो ये बॉस के अंडर में ये सारे के सारे जो है चंगू मंगू लोग मिलके काम कर रहे हैं। यदि ये इतने ही मोदी जी मान रहते तो इस तरीके के जो पेटी जो थिंग्स रहते हैं ना, मतलब पेटी स्ट्रेटेजीज नहीं अडॉप्ट कोई करता। आप ये समझिए बहुत घबराए हुए हैं संजय, और ये घबराहट जो है, इनकी घबराहट से ज्यादा मीडिया घबराई हुई है, मीडिया बौखलाई हुई है। अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, रजत शर्मा, इन लोग के आप व्यवहार आचरण देखिए। मैं कल सुन रहा था, मैंने आपके पहले भी एपिसोड में कहा है, आपने मुझे बताया था कि सी वोटर ने एबीपी के साथ में एक सर्वेक्षण किया था और यूपी में 2 सीट दे रहे थे इंडिया अलायंस को। कल मैंने वो सी वोटर के, जो मैंने बताया था नानाजी देशमुख के रिलेटिव हैं, ठीक है, यशवंत देशमुख जी, इनको तो पहले डिस्काउंट कर देना चाहिए, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इनका जो है ये भले बोले मेरा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ अलग है, परंतु आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वो खुद यशवंत देशमुख जी मान रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पे भयानक लड़ाई है। तो भैया आपने क्या ओपिनियन पोल किया था शुरुआत में? आप तो पहले जैसी ओपिनियन पोल हो, जनता जनार्दन को प्रश्न करना चाहिए कि ये ओपिनियन पोल कंडक्ट करने के पैसे किसने दिए हैं, कितने पैसे दिए, इसका डिस्क्लोजर करो। किसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, और तुमने कितने लोगों को पैसे जो है बांट के इस तरीके के ओपिनियन दिए, कैसे ओपिनियन तुमने लिए, ये बताओ। और सीडी आप शो की जो ऑडियो है, वीडियो, कि कहां पे किसके शहर पे किसके से आपने बात की। कुछ भी आके हवा हवाई करेंगे कि 80 में से 2 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को मिल रही, तो अभी कैसे 30 सीटें मिल रही है? यानी आप क्या पूरे देश से माफी मांगने के लिए तैयार हो कि मेरे ओपिनियन पोल में भैया गलती हो गई थी मुझसे, मैं इन चीजों को मैंने नजरअंदाज कर दिया, मैं बेवकूफ था, या मेरे जो प्री कंसीव नोशन जो है वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ के साथ में जो है इंटरमिंगल हो रहे हैं। आज देखिए, एक बात तो समझिए, इस देश के प्रजातंत्र को मोदी जैसे लोगों से खतरा नहीं है, इस देश के प्रजातंत्र को खतरा है ये ओपिनियन पोल वालों के से, मीडिया से, और लचर ब्यूरोक्रेट से, जो इलेक्शन कमीशन और दूसरी जगहों पे आपको देखने को मिले। इनमें से यदि किसी के पास भी रीढ़ की हड्डी होती और ये अगर मोदी के सामने नतमस्तक नहीं होते, तो आज देश का प्रजातंत्र इस स्तर तक नहीं नीचे गिरा। आज जो ये पूरा का पूरा युद्ध हो गया है मोदी बनाम जनता का, वो होता नहीं यदि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के स्पाइन रहती, या ओपिनियन पोल्स वाले वाकई में प्रोफेशनल वे में ओपिनियन पोल करते, वो इस चीज का डिस्क्लोजर करते कि हमको किसने कितने पैसे दिए और हमने किस तरीके से डाटा को इकट्ठा किया है, और हम किसके उसमें हमने कितने दिन स्पेंड किए, और कितने पैसे हमने लोगों को दिए जिन्होंने हमको व्यूज दिए। इस तरीके के यदि खुलासे करते तो बहुत सारी चीजें समझ में आती। और ये एंकर्स तो छोड़ ही दीजिए, मैंने पहले भी बोला ये पत्रकार है ही नहीं, दे आर ऑल थिएटर आर्टिस्ट।
इनको पत्रकारिता आती नहीं जाती कुछ नहीं। बताइए, राहुल गांधी ने ये कहा था कि कुछ चमचे कुछ चमची, नाम तो लिया नहीं था किसी का, रूबिका लियाकत इतना क्यों भड़क गई कि मुझ पे ही कहा गया है? चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है, तो रूबिका लियाकत जी के साथ में वैसी स्थिति है। उनको लग रहा है कि जो है वो उनके लिए कहा गया है। भाई यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? अब मत करो रिएक्ट, अब रिएक्ट क्यों कर रहे? तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो चोर की दाढ़ी में तिनका आज से हजारों साल पहले जो मुहावरा बना था, वो रूबिका लियाकत को ध्यान में रख के बनाया गया, रूबिका लियाकत जैसे लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक है, तो ये इनको ये सब इतना ज्यादा रिएक्टिव आइसोटोप बनने की जरूरत नहीं है। इस देश में एक और चीज जो पिछले 10 साल में हुई है वो ये हुई कि देश पूरा आइसोटोप हो गया, सडनली रिएक्ट होता है एटम बॉम्ब की तरह। ठीक है, तो हमको यूरेनियम प्लूटोनियम का आइसोटोप नहीं बनना है, हमको सोच समझ के काम करना। और इस देश में प्रॉब्लम ये है कि लोगों की विवेक शक्ति जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि हम क्षणभंगुर चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम 30 सेकंड के रील के ऊपर में बहुत चीज डिसाइड कर लेते हैं। 25 मिनट का 30 मिनट का संजय शर्मा का प्रोग्राम देखने में बड़ी तकलीफ होगी, पर 30 सेकंड का रील देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो 30 सेकंड के रील में आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा ना। तो ये क्षणभंगुर चीजों के पीछे जो भाग रहे हैं उसी कारण आइसोटोप हो रहे हैं। और रूबिका लियाकत और बाकी जो एंकर्स हैं, देखिए मुझे लगता है इन सभी को एक जर्नलिज्म के रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है। इन लोगों को 5W and 1H जो है वो फिर से एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और कुछ अच्छी जर्नलिज्म के ऊपर में किताबें पढ़ने की जरूरत है। यदि इनको नहीं मालूम है तो ये मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं इनको अवश्य 8-10 बहुत अच्छे वेस्टर्न ऑथर्स जो हैं, बाहर के ऑथर्स, मैं इंडियन ऑथर्स तो पढ़ता ही नहीं, फॉरेन के जो अच्छे ऑथर्स हैं जर्नलिज्म पे जिन्होंने लिखा है, मैं उनके नाम बताऊंगा, उनकी किताबें पढ़ेंगे। आप लोग को सीरियसली इस देश में यदि जर्नलिज्म स्टैब्लिश करना है, रूबिका लियाकत जी, अंजना ओम कश्यप जी, अर्नब गोस्वामी जी, रजत शर्मा जी, तो आप कृपया करके अपने ऊपर समय खर्च करना शुरू कीजिए, कुछ पढ़ाई लिखाई कीजिए। आपकी बातों में कहीं भी अध्ययन नजर नहीं आता, आपकी बातों में कहीं पे भी जो है वो ये नजर नहीं आता कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नए तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। तो आप अपने ऊपर में कृपया करके टाइम स्पेंड कीजिए। जी संजय जी, एक आखिरी सवाल, 4 जून पास में आ गई, प्रधानमंत्री जी को तनाव होता होगा, नींद आती होगी उनको रात में? देखिए 4 जून को मैंने आपको बोला कि मोदी जी का सूर्यास्त है। येन केन प्रकारेण यदि किसी तरीके से वो कुछ छल कपट या कुछ हो जाए तो बात अलग है, अन्यथा जितना मैं भारत घूमा, और मैं बहुत भारत घूमा इस इलेक्शन में, बहुत लोगों से बात भी किया है मैंने, ठीक है, और जो मेरे खुद के, देखिए जितने भी विशेषज्ञ बन के लोग आ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, संजय जी आप इस बात को समझिए, ये सभी लोग, अधिकतर लोग रिटायर हो गए। ठीक है, इन लोगों के अब वैसे इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं फैले हुए। मैं तो अभी भी काम कर रहा हूं, काम में हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा तो ब्रेड एंड बटर है। मैं तो अगर नहीं मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क वैसा रहेगा, नहीं लोगों से बात करूंगा, तो फिर मैं मेरे प्रोफेशन में रह ही नहीं पाऊंगा ज्यादा दिन। करेक्ट, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी मैंने जानकारियां हासिल की हैं, आपको मैं बता रहा हूं, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। इंडिया अलायंस बहुत इजीली 300 के पास पहुंच रही है, 300 क्रॉस भी कर सकती है, 290 पे रुक भी सकती है। एनडीए की सरकार नहीं बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही। और मेरे से बार बार लोग मैसेज करके पूछते हैं कि मैं कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताता। मैं लास्ट में एक डिस्क्लोजर आपको देता हूं कि आप लोग कृपया करके साइकेट्रिक ड्रग्स बनाने वाली कंपनीज के शेयर खरीदें, क्योंकि यदि मोदी जी हारे, बीजेपी हारी, तो आधे अंधभक्त वैसे ही डिप्रेशन में चले और यदि वो गलती से जो है मार्जिन पे रहे तो भी अंधभक्त डिप्रेशन में चले जाएंगे। और यदि इंडिया अलायंस हारी तो उसका भी बहुत बड़ा तबका डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डिप्रेशन का इलाज करने वाली दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदिए, आगे आने वाले 6 महीने तक इन कंपनियों के बल्ले बल्ले रहने वाले। और आप जब पैसा बना लेंगे तो आप 9860317209 पे फोन करके मुझे सिर्फ मैसेज में थैंक्स लिख के भेज सकते हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी मजेदार बातें करने के लिए, आभार आपका, धन्यवाद। ये थे राजीव रंजन जी, और ये बातें कर रहे थे आज बढ़िया बढ़िया, और राजनीति की दिशा और दशा बता रहे थे। क्या बढ़िया सलाह दे रहे थे कि लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप लोग मत जाइएगा, नेता आते हैं जाते हैं, देश ऐसे ही चलता है।
किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी मत करिएगा। नेता कोई एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करते, बड़े नेता सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, तो आप भी एक दूसरे का ध्यान रखिए। आपके अपने रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, नेताओं के नहीं। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।